इजराइल ने हमास के ऑपरेशन के खिलाफ स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन लॉन्च किया है, तो फिर ये फायर स्टॉर्म क्या है? तो जान लीजिए कि जब इजराइल इंतकाम लेता है तो सामने वाला पानी भी नहीं मांगता। जमीन, पानी और आसमान तीनों तरफ से आग का ऐसा बवंडर आता है कि दुश्मन भस्म हो जाता है। 14 मई 1948 से आज तक इजराइल का अतीत साक्षी है कि जिसने भी इजराइल को छेड़ा है उसका विनाश तय है। देखिए नेतन्याहू का ऑपरेशन हमास। ये कोई मामूली बयान नहीं है। एक प्रधानमंत्री कह रहा है वी आर एट वॉर, और ये प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान, कनाडा जैसे मामूली देश का नहीं है। ये हुंकार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की है, और इस हुंकार का एक ही मतलब है, हमास का समूल नाश। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के लोगों और इजराइल के शहरों को टारगेट करते हुए 7000 से ज्यादा रॉकेट दागे, लेकिन नेतन्याहू का खून खौला वो तमाम वीडियोस देखकर जिसमें हमास के आतंकी इजरायली नागरिकों और सैनिकों के साथ बर्बरता करते हुए नारे लगा रहे थे। 7000 रॉकेट से हमला करने का एक ही मतलब है कि तैयारी पहले से थी। इस हमले के पीछे इजराइल ने किस देश को मास्टरमाइंड बताया, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमले के लिए आज का दिन ही क्यों चुना। आखिर क्या हुआ था 50 साल पहले, जिसे याद करके अरब वर्ल्ड के जिहादी आज भी कांप जाते हैं। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. उस दिन इजराइल में छुट्टी थी, क्योंकि उस दिन यहूदी अपना पवित्र त्योहार योम किपुर सेलिब्रेट कर रहे थे। सुबह का सूरज निकले कुछ ही घंटे हुए थे कि इजिप्ट और सीरिया की सेना ने इजराइल के खिलाफ अचानक से जंग छेड़ दी। देखते ही देखते सिनाई, गोलान और स्वेज नहर महाजंग का अखाड़ा बन गए। इस हमले में शामिल अरब देशों का एक ही मकसद था, 1967 में इजराइल ने जितनी जमीन हासिल की थी उसे वापस लेना। लेकिन इजराइल ने न सिर्फ इस मंसूबे की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि अरब देशों के और भी हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। आपको यह बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि टाइमिंग क्यों था, शनिवार की सुबह क्यों किया गया। योम किपुर जंग के 50 साल पूरे होने पर यह हमला हुआ है, और इसी वजह से यह शुक्रवार को हुआ, उसके अगले दिन यहां पर हमला हो गया। 1973 में आपको बता दें कि हुई थी योम किपुर की जंग, और जिसमें सीरिया भी इन्वॉल्व था और साथ ही साथ कुछ अरब कंट्रीज भी थे, जिसमें योम किपुर यानी 4th अरब इजराइल वॉर हुई थी। और उसके बाद लगातार टेंशन बढ़ती रही। 6 अक्टूबर 1973 को यह वॉर शुरू हुआ था, चौथा अरब इजराइल युद्ध। और इसी वजह से शुक्रवार को, क्योंकि 6 अक्टूबर 1973 को यह वॉर शुरू हुआ था, जिसमें अरब गुट के 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसकी 50वीं एनिवर्सरी थी। और उसी के अगले दिन सुबह, यानी कि आज, इजराइल के 2800 लोगों की हत्या हुई थी इस वॉर में। और 50वीं एनिवर्सरी के बाद इस तरह से एक रिटेलिएशन हमास की तरफ से आया। आपको बता दें कि यह वॉर सिर्फ 19 दिन में जीता गया था इजराइल द्वारा। और 50 साल पहले जो गलती अरब देशों ने की थी, आज वही गलती हमास ने की, और इस बार भी इजराइल किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। इजराइल के दुश्मन भी इजराइल का वॉर कैरेक्टर जानते हैं। पूरा अरब वर्ल्ड जानता है कि शुरुआत हमास ने की है, इस जंग को खत्म इजराइल करेगा। इस रिपोर्ट के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजराइल के वॉर फ्रंट से। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देखिए, इजराइल की मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है। इजराइल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर वॉर फ्रंट पर पहुंच गए हैं, सैनिकों के साथ मोर्चे पर तैनात हो गए हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट रिजर्व ड्यूटी के लिए फ्रंट लाइन पर तैनात हो गए हैं। नफ्ताली बेनेट, आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू के पहले नफ्ताली बेनेट ही इजराइल के प्रधानमंत्री थे, और अब
रिजर्व ड्यूटी के लिए वो फ्रंट लाइन पर तैनात हो गए। इनफैक्ट कुछ समय पहले ये अपडेट आई है तस्वीरों के साथ में कि अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फ्रंट लाइन पर तैनात हो गए। जाहिर सी बात है कि सभी जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए वो पहुंचे। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है। हमास इजराइल संघर्ष पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमास ने इजरायली कमांडर के अपहरण को कबूला है। हमारे कब्जे में है निम्रोद एलोनी, हमास का दावा। इजरायली सेना में कमांडर हैं निम्रोद एलोनी। बड़ी बात है ये, अगर कब्जे में हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कमांडर तो जाहिर सी बात है कि एक हॉस्टाइल सिचुएशन होगी। इजरायली फोर्सेस कोशिश करेंगे कि किसी तरह उन्हें वापस जिंदा छुड़ाया जाए। दूसरी तरफ हमास कोशिश करेगा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कब्जे में वो न जाए, क्योंकि हॉस्टाइल सिचुएशन का फायदा करके काफी कुछ बार्गेन किया जा सकता है। तो ये पहला स्ट्राइक है और अब आगे रैपिडली डेवलपिंग सिचुएशन है। आगे देखना होगा कि किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस अपने कमांडर के साथ साथ बाकी सोल्जर्स और नागरिकों को बचाने में कामयाब होते हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से भी एक और बड़ी अपडेट आई है। मिडिल ईस्ट से जुड़े सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। रात में कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है इजराइल। हमास के साथ हिजबुल्लाह पर भी बड़ा एक्शन मुमकिन है। इजराइल की वायुसेना बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। आज की रात गाजा पट्टी पर बहुत भारी हो सकती है। जाहिर सी बात है इजरायली एयरफोर्स सबसे बेहतरीन एयरफोर्सेस में से एक है। उनके पास है F-15, F-35, आयरन डोम और भी अत्याधुनिक फाइटर जेट्स जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है। और जाहिर सी बात है कि जब बेहतरीन फाइटर जेट्स हो और एयरफोर्स के पास बेहतरीन मिसाइल्स हो, वो मिसाइल्स जिसका भारत ने भी इस्तेमाल किया था बालाकोट स्ट्राइक के लिए, तो आप इमेजिन कीजिएगा कि इजरायली एयरफोर्स किस तरह से पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी वाले अटैक की तैयारी कर रही है। और इसका एक इंडिकेशन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने आज सुबह ही दे दिया था कि काफी बड़ी भरपाई करनी पड़ेगी और इस भरपाई के लिए इजरायली एयरफोर्स को तैयार कर लिया गया है। अब बात सिर्फ इजराइल या फिलिस्तीन की नहीं रही, पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल के ऑपरेशन का खौफ महसूस किया जा रहा है। लेबनान में तो पीस कीपिंग फोर्सेस को भी वापस आने बेस में कह दिया गया है। साफ है ये आज की रात इजराइल के दुश्मनों के लिए बहुत भारी होने वाली है। रिपोर्ट देखिए। जिस वक्त हमास के आतंकी इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार रहे थे, जिस वक्त हमास के रॉकेट इजराइल के शहरों पर बारूद बरसा रहे थे, उस वक्त पूरी दुनिया इन हमलों की निंदा कर रही थी, क्रूरता और बर्बरता को लानत भेज रही थी। लेकिन एक ऐसा मुल्क भी था जो खुलकर हमास के सपोर्ट में खड़ा था। वो नाम है ईरान। हमास ने इस अटैक को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। इजराइल के पूर्व में, दक्षिण में और उत्तर में बारूद बरसाकर कोहराम मचा दिया। बीते कुछ सालों में इतना बड़ा हमला इजराइल पर पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या यह इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की सबसे बड़ी नाकामी है? इजराइल के अनेक लोग इसमें मारे गए हैं, घायल लोगों की संख्या भी बड़ी है। तो ऐसे में निसंदेह जो मोसाद और पूरे इजराइल के जो सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर सवाल उठने स्वाभाविक हैं और इसकी एक इजराइल को गंभीर जांच करनी होगी। हमास ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि अब इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। नेतन्याहू ने इंतकाम लेने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आईडीएफ को जगह और एक्शन लेने के फुल आजादी है। मिडिल ईस्ट से कभी भी बड़ी खबर आ सकती है। अब इजराइल इनको नहीं छोड़ेगा। इजराइल ने बल्कि ऐलान कर दिया है, इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो इस ईंट का जवाब इस पत्थर से देंगे। तो ये और घमासान युद्ध मुझे लग रहा है ऐसा होने वाला है। अब यहां सवाल है कि जब इजराइल की ताकत से दुनिया वाकिफ है, तो हमास ने अपनी तबाही का इनविटेशन क्यों छपवाया? क्यों इजराइल के वायुवीरों को अग्निवर्षा के लिए उकसाया? कहीं ईरान के जाल में हमास फंस तो नहीं गया? ये बात बिल्कुल स्पष्ट है
कि इजराइल को अब गहरे तरीके से इस बात की जांच करनी होगी कि आखिर ये इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हमास करने में सफल हो पाया, कि जिसमें कि इजराइल को एक कैजुअलिटीज का भी सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल थिंक टैंक्स और वर्ल्ड वाइड डिफेंस एक्सपर्ट्स हमास के सरप्राइज अटैक से इसलिए भी शॉक्ड हैं क्योंकि जिस तरह की क्रूरता और बर्बरता इस्लामिक स्टेट और खुरासान मॉड्यूल वाले आतंकी करते हैं, उसी तर्ज पर हमास ने भी मारकाट के वीडियो शूट किए और वायरल किए। कि हमास ने ऐसे वीडियो क्यों जारी किया है सोशल मीडिया पे, खौफनाक। तो ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैलाने के लिए, अपना खौफ आगे तक पहुंचाने के लिए। לטהר את היישוב. इजराइल वैसे भी अपने दुश्मनों का पीछा 365 दिन करता है। इजराइल का वजूद ही ताकत के दम पर कायम है। अब हमास ने हमला करके इजराइल को खुला मैदान दे दिया है। ऑपरेशन फायर स्टॉर्म शुरू हो चुका है। आतंकी संगठन हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी से इजराइल पर हमले के बाद दोनों ओर से भारी गोलाबारी जारी है। हमास ने इजराइल के 2 शहरों के पास रॉकेट्स दागे थे, जबकि लोहे की बाट तोड़कर हमास के दर्जनों आतंकी इजराइल में घुस गए। इजराइल मिलिट्री रेडियो के मुताबिक हमास के हमले में 100 लोगों से ज्यादा की मौत हुई है, जबकि करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। हमास ने इजराइल के कई सैनिकों को बंधक भी बनाया है। वहीं अब इजराइल हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। कब और कैसे, देखिए। बारूद भड़क रहा है। बंदूकें गरज रही हैं। तो शोले उगल रही हैं। मिसाइल और रॉकेट की बारूदी बारिश आग लगा रही है। आसमान में तबाही का गुबार उठ रहा है और जमीन इंसानी खून से लाल हो रही है। खूनी जंग की ये तस्वीरें इजराइल की हैं, जहां दशकों पुराना विवाद एक बार फिर आर पार की जंग की शक्ल में सामने आ गया है। वैसे तो लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है, लेकिन ताजा विवाद की शुरुआत आतंकी संगठन हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी से रॉकेट हमले के बाद हुई। शनिवार की सुबह हमास ने गाजा पट्टी से महज 20 मिनट में 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे। फिलिस्तीन के आतंकियों ने इजराइल पर 2 तरफा हमला किया है। रॉकेट हमले के साथ ही हमास के कई आतंकी इजराइल की सीमा पर लगी बाड़ को काटकर अंदर दाखिल हो गए। तो कई आतंकियों को पैराग्लाइड करते हुए इजराइल में दाखिल होते देखा गया। ये वीडियो हमास की मिलिट्री विंग अल कासम की ओर से जारी किया गया है। हमास के दर्जनों आतंकी हथियारों के साथ मोटरसाइकिल और दूसरी गाड़ियों के साथ इजरायली सीमा के अंदर घुसे, जिसकी इजराइल के सैनिकों को भनक तक नहीं थी। इससे पहले कि इजराइल के सैनिक मोर्चा संभालते, आतंकियों ने कई सैन्य वाहनों पर कब्जा कर लिया, इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया और उन्हें टॉर्चर करते हुए इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हमास की ओर से लगातार वीडियो जारी कर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उसने इजराइल के मुकाबले बढ़त बना ली है। इस बीच इजराइल ने गाजा पट्टी में सरकार चला रहे हमास को सबक सिखाने के लिए फाइटर जेट की तैनाती कर दी है।
इजरायली वायुसेना के लड़ाकू जहाज हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 टूक लफ्जों में कहा, אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. यानी अब आर पार की जंग होगी, जो कहां जाकर थमेगी अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल के बाद अमेरिका अलर्ट हो गया है। वहीं हमास के पीछे ईरान का हाथ होने की बात भी सामने आ रही है। ईरान का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि इजराइल पर हमले को लेकर ईरान ने हमास को बधाई दी है, जबकि सऊदी अरब समेत दूसरे देश शांति की अपील कर रहे हैं। अब सवाल है, क्या हमास के हमले ने मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का सायरन बजा दिया है? ये झगड़ा कंटिन्यू है और फिर दोबारा जैसे और लड़ाइयों में हो रहा है, यहाँ भी दुनिया बढ़ती चली जा रही है खेमों में, क्योंकि जो हुतीज हैं उनको सपोर्ट कर रहा है ईरान, नॉर्थ कोरिया, लीबिया और हिजबुल्लाह, और ऐसे ही जो साउथ अरेबिया है उसको, उसके साथ जो और 9 देश हैं वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि मेनली इट इज़ ए फाइट बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। हमास ने इजराइल पर हमले को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया है, यानी इजराइल के साथ जंग के केंद्र में ऐतिहासिक शहर यरूशलेम है। वो यरूशलेम जिस पर यहूदी और फलस्तीन में बसने वाले अरब मुस्लिम अपना दावा ठोकते हैं। हमास जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूएन ने उनको बैन कर रखा है। उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, यानी कि एक तरीके से उन्होंने युद्ध घोषित कर दिया इजराइल के ऊपर। अल अक्सा जो है एक मस्जिद है फ़लस्तीन के अंदर, जो कि पूरे विश्व में तकरीबन आप मान लीजिए तीसरे नंबर पे एक तरीके से मानी जाती है कि रिगार्डिंग पाइसिटी। अब क्योंकि हमास ने ये डिक्लेयर करा है, और वो कौन है, वो एक उग्रवादी संगठन है, तो ये फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ में जाता है। पहली बात तो कि आपकी सहायता, आपकी आवाज़ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। दरअसल इजराइल यहूदी बहुल देश है। यहाँ बसने वाले यहूदी समुदाय के लिए यरूशलेम सबसे पवित्र शहर है। यहीं पर यहूदियों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल टेम्पल ऑफ माउंट है, जबकि फ़लस्तीन के मुस्लिम समुदाय के लिए भी यरूशलेम खास मायने रखता है। यहाँ मौजूद अल अक्सा मस्जिद इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। दूसरा, इजराइल या फिर फ़लस्तीन दोनों ही ऐतिहासिक महत्व वाले यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो दुनिया फिर 2 खेमे में बढ़ती नज़र आ रही है। एक तरफ रूस है, ईरान है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, और दूसरी तरफ अमेरिका है, और 31 कंट्रीज़ हैं जिनमें फिनलैंड भी शामिल हो चुका है और स्वीडन भी शामिल होने वाला है। यानी कि ये भी एक इस किस्म की युद्ध है कि जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। एक या एक दूसरी तरकीब से ये ऊपर आता रहेगा। साल 2018 में इजराइल ने आधिकारिक रूप से यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित किया था। हालांकि दुनिया के तमाम देश इजराइल के इस फैसले को मान्यता नहीं देते। एक तथ्य ये भी है कि साल 2018 के बाद से यरूशलेम में इजराइल का हस्तक्षेप बढ़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिवीर का अल अक्सा मस्जिद का दौरा हो या फिर प्रार्थना, इजराइल पर सवाल उठते रहे हैं। सीधे लफ्जों में कहें तो संघर्ष विराम के बावजूद दोनों ओर से हुई उकसावे वाली कार्रवाइयों ने मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध की नींव रख दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का निकनेम है बीबी, इसलिए अमेरिका तक यह हेडलाइन वायरल हो चुकी है कि बीबी का ऐलान, मिट जाएगा हमास का नामो निशान। इजराइल पर हमास के हमले ने युद्ध की शुरुआत कर दी है, जो कहां जाकर थमेगी
कोई नहीं जानता। ऐसे और भी कई वॉर फ्रंट हैं जो सुलग रहे हैं। देखिए। तारीख 1 अक्टूबर 2023। जगह तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की की संसद के बाहर जोरदार धमाका हुआ जिसने वहां की एर्दोगन सरकार को हिलाकर रख दिया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद तुर्की की संसद का सत्र शुरू होने वाला था। सुबह 9:30 बजे 2 आतंकी सैन्य वाहन के जरिए संसद के बाहर पहुंचे। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आता, एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। शुरुआती जांच में कुछ सामने नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो तुर्की से अलग कुर्दिस्तान बनाने की मांग कर रहे गुटों का नाम सामने आ गया। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, जिसे जवाब देते हुए तुर्की की सरकार ने पहले इराक के कुर्द बहुल इलाके पर एयर स्ट्राइक की, फिर 6 अक्टूबर यानी शुक्रवार को सीरिया के उत्तरी इलाके को निशाना बनाया। यहां मौजूद कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को हवाई हमले से उड़ा दिया गया। तुर्की ने भले ही संसद के बाहर आतंकी हमले का जवाब एयर स्ट्राइक से देकर सख्त संदेश दिया है, लेकिन जिस तरह से कुर्द लड़ाकों ने तुर्की की संसद के बाहर आत्मघाती हमला किया, उससे साफ है कि कुर्दिस्तान के नाम पर वॉर फ्रंट खुल सकता है और बारूदी जंग भड़क सकती है। यमन का युद्ध जो है उत्तर में हूती शिया ईरान के साथ है और दक्षिण में सऊदी अरेबिया जो कि यमन के दक्षिणी भाग में रहने वाले सुन्नू के साथ हैं। तो ये जो युद्ध है सुन्नी वर्सेस शिया बन गया है। सब लोग अगर बैठकर उत्तर में ईरान को समझाएं और इधर सऊदी को समझाएं कि वह यमन के आंतरिक मामलों में दखल ना दें और यमन के लोग, यमन के जो उत्तर में हूती हैं और दक्षिण में जो सुन्नी हैं, वह आपस में बैठकर एक देश के नागरिक जैसे मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर चलते हैं, उस तरह से आगे बढ़ें। इसके अलावा यमन की समस्या का और कोई भी समाधान नहीं है। पिछले 9 सालों से यमन युद्ध की आग में झुलस रहा है। वैसे यमन में असली लड़ाई सत्ता की है, लेकिन ईरान और सऊदी अरब के दखल ने विवाद को शिया बनाम सुन्नी बना दिया है। यमन के वॉर फ्रंट में सऊदी अरब और ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही आमने सामने हैं। यमन की जमीन पर खुले वॉर फ्रंट में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लाख लोग बेघर हुए हैं, लेकिन जंग है कि थमने का नाम नहीं लेती। यमन की कुल आबादी में शिया समुदाय की हिस्सेदारी करीब 35% है, लेकिन सुन्नी समुदाय की आबादी करीब 65% है। यमन में सऊदी अरब के दखल के बाद वहां हालात कहीं ज्यादा खराब हो गए हैं। युद्ध के इस फ्रंट पर न सऊदी अरब पीछे हट रहा है और न ही ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही। पिछले कुछ वक्त में ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं, जो इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। हूती विद्रोहियों के पास कितने अत्याधुनिक हथियार हैं, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ये तय किया गया था कि यूक्रेन नेटो की तरफ नहीं जाएगा, नेटो की सदस्यता नहीं लेगा और वो एक न्यूट्रल कंट्री बनकर रहेगा। लेकिन यूक्रेन आहिस्ता आहिस्ता नेटो की तरफ जाने लगा और फिर खुल्लम खुल्ला नेटो में शामिल होने के लिए उसने एप्लीकेशन दी। अमेरिका ने उसे उकसाया और अमेरिका के उकसाने के ऊपर रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ, जो आज तक जारी है। इस युद्ध के दुखद परिणाम पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया के ऊपर इस युद्ध का असर हो रहा है। हालांकि पिछले महीने जरूर सऊदी अरब की ओर से समाधान निकालने की कोशिश की गई। सितंबर में सऊदी अरब की ओर से कहा गया कि वो शांति के लिए हूती विद्रोहियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये बात और है
कि यमन में शांति कायम होती नहीं दिखती। एक साल से भी ज्यादा वक्त से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। दोनों ओर से बमबारी और गोलाबारी की जा रही है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। मिसाइल और ड्रोन अटैक से घर के घर तबाह हो चुके हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। तब से लगातार दोनों देशों के बीच वार फ्रंट खुला हुआ है, जो अब तक हजारों लोगों की जान ले चुका है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक वहां करीब 10,000 लोग युद्ध में मारे गए हैं। इनमें 500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। ओडेसा, जापोरिजिया, मारियुपोल, डोनेट्स्क और लुहांस्क में बने सैकड़ों घर तबाह और बर्बाद हो गए और ये तबाही अब भी जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच वॉर फ्रंट खुलने के पीछे पश्चिमी देशों के साथ यूक्रेन की जेलेंस्की सरकार के करीबी रिश्तों को बड़ी वजह माना जाता है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ इसके पीछे और भी कई कारणों को जिम्मेदार मानते हैं। वैसे तो युद्ध के हालात मिडिल ईस्ट, फारस की खाड़ी में बने हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में खुले वॉर फ्रंट की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है।